हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं पाइल्स, जिसको कि हिमोरॉइड्स या बवासीर भी कहा जाता है। पाइल्स का मतलब होता है स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, एनलार्जमेंट ऑफ द वेन्स ऑफ द रेक्टम एंड एनस। मतलब जो मलाशय है, रेक्टम और गुदाद्वार है, मलद्वार है, एनल कनाल, उसकी जो वेन्स है, जो ब्लड वेसल्स होती है, खून की नसें होती हैं, अगर उसमें सूजन हो जाती हैं या उनका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, तो उसको बवासीर कहा जाता है, पाइल्स कहा जाता है। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा नॉर्मली जो है रेक्टम के बारे में, मतलब कि मलाशय के बारे में, या फिर एनल कनाल है जो गुदाद्वार है, उसके बारे में बताऊंगी। जो एनल कनाल होता है, वो जो होता है ऊपर से रेक्टम से अटैच होता है। और जो रेक्टम होता है वो हमारी बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो हमारे मुंह से शुरू होता है, माउथ से। जो हम खाना खाते हैं मुंह से, वो फूड पाइप इसोफेगस से होते हुए पेट में जाता है, स्टमक में। स्टमक में जो है खाना डाइजेस्ट होता है, वहां पे खाना पाचन होता है। पाचन के बाद जो खाना है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना, वहां से जो खाना है वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी बच जाता है वेस्ट, वो चला जाता है बड़ी आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियास होते हैं जो जो खाना जो वेस्ट बच जाता है उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और ये जो वेस्ट है वो सारा इकट्ठा होता है रेक्टम में। जो भी वेस्ट बचता है खाने के बाद, वो धीरे धीरे करके रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है। रेक्टम को ही मलाशय कहा जाता है, मतलब मल को इकट्ठा जो करता है वो रेक्टम करता है। और ये जो रेक्टम है, धीरे धीरे करके जो वेस्ट जब इसमें इकट्ठा होता रहता है, तो जब मल इतना हो जाता है, वेस्ट इतना हो जाता है कि जो रेक्टम है, जो मलाशय है, उसकी दीवारें जो है एक्सपेंड करने लगती हैं, मतलब फैलने लगती हैं उसकी प्रेशर की वजह से। तो हमारे रेक्टम की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उसके अंदर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जो कि हमारे ब्रेन से अटैच होते हैं नर्वस सिस्टम से। जैसे ही मल के प्रेशर की वजह से, वेस्ट के प्रेशर की वजह से रेक्टम की जो दीवारें होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से इंसान को डिसायर होती है, अर्ज होती है स्टूल के लिए, मोशन के लिए। और इसकी वजह से जो है रेक्टम की जो वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो रेक्टम से निकल के एनल कनाल से होते हुए एनस के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। एनल कनाल, जिसको कि गुदाद्वार कहा जाता है, मलद्वार कह सकते हो, ठीक है। एनल कनाल जो होता है, इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर की होती है, और ये गोल पाइप की तरह होता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि जो स्टूल है या जो फीसिस है, जो वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको रेगुलेट करना। जैसे घर में फैन होता है, रेगुलेटर होता है ना, कि इसको 1 पर चलाना है, 2 पर, 3 पर, 4 पर। तो इसी तरह से जो ये गुदाद्वार होता है, इसका मेन फंक्शन यही होता है कि जो फीसिस हमारी बॉडी से बाहर जाना है, जो वेस्ट बाहर निकलना है, उसके प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम होता है। अब ये किस तरह से करता है ये काम? इसमें क्या होता है कि एक तो 2 तरह की होती है मांसपेशियां, मसल्स। एक मान लीजिए गोल पाइप है, ठीक है, उसके आसपास गोल जो सर्कल जैसी जो है मांसपेशियां होती हैं। इसमें 2 तरह की मांसपेशियां होती हैं, एक तो अंदर होती है, अंदर होने की वजह से इसको इंटरनल एनल स्फिंक्टर कह सकते हैं। स्फिंक्टर जो होता है गोल सर्कल जैसी मसल्स को बोला जाता है, ठीक है। और इंटरनल यानी कि अंदर, एक्सटर्नल यानी कि बाहर, ठीक है। तो 2 तरह की मांसपेशियां हो गई, इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जो अंदर की मांसपेशियां होती है, इंटरनल जो होती है, जो एनल कनाल की, गुदाद्वार की अंदर की दीवार के साथ अटैच होती है, ये होती है ऊपर के 2/3 हिस्से में। मतलब अगर कि हम एनल कनाल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर के 2/3 हिस्से में 2/3 में अंदर वाली मांसपेशी होती है, इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं, एनल स्फिंक्टर, ठीक है। और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी कि बाहर, जो स्किन के साथ अटैच होती है, ये होती है नीचे की
टू थर्ड में, मतलब अगर 3 हिस्सों में एंजियोग्राम डिवाइड करें तो ऊपर के 2/3 में हो, 2/3 में हो गया इंटरनल और नीचे के 2/3 में हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, मतलब ऊपर वाले हिस्से में सिर्फ होती है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, बीच के हिस्से में होती है इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, अंदर और बाहर दोनों मांसपेशियां, लेकिन नीचे के हिस्से में सिर्फ होती है एक्सटर्नल बाहर वाली मांसपेशियां जो स्किन से अटैच होती हैं। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो इंटरनल मांसपेशियां होती है, ठीक है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। ठीक है, और ये जो है एक्सटर्नल के मुकाबले पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है, लेकिन जो एक्सटर्नल होती है वो थोड़ी थिक होती है और वो इंडिविजुअल मतलब हमारे कंट्रोल में होती है, वो वॉलंटरीली होती है जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है। और ये जो बाहरी मांसपेशियां होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में रहते हैं, मोस्टली जो है सिकुड़ी हुई रहती हैं, क्योंकि अगर ये मांसपेशियां सिकुड़ी हुई रहती है तभी जो गुदाद्वार का जो ओपनिंग है, जो एनस है, वो बंद रहता है। ठीक है, और ये हमारे कंट्रोल में रहती है, मतलब ब्रेन के साथ साथ हम इसको अपनी मर्जी से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कम कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और ये तब हेल्पफुल होता है कि कहीं पे कोई पार्टीज में कई बार आपने देखा होगा हम रास्ते में ट्रैवल कर रहे होते हैं लेकिन हमें फीसिस की अर्ज होती है, डिजायर होती है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसी एक्सटर्नल स्फिंक्टर को अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एनस रीजन जो है उसको क्लोज करते हैं, बंद रहता है जिसकी वजह से तो हम ये हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है रेक्टम में कि अगर मल जो है, स्टूल जो है, जो वेस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है तो एक मतलब प्रेशर की लिमिट होती है जिसमें हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका मेन जो है एक्सटर्नल और एनल जो है मतलब स्फिंक्टर है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, दो तरह की मांसपेशियां हो गई। इसके अलावा इसमें होता है एनल कुशंस। ठीक है, मतलब दो मांसपेशियों के साथ साथ तीसरा होता है एनल कुशन। ये 3 होते हैं मोस्टली। इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसके अंदर जो होती है हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नसें होती हैं, वेन्स। हमारे शरीर में 2 तरह की खून की नसें होती हैं, एक तो साफ खून जिसको आर्टरीज कहा जाता है और जिसमें गंदा खून होता है वो होती हैं हमारी वेन्स। तो वेन्स जो होती हैं, जो ये एनल कुशंस होते हैं, ये ऐसा एरियाज होते हैं जिसमें कि खून की नसें जो है एक जाल बना देती है, नेट बना देती हैं, जैसे बैडमिंटन के खेलते हैं ना हम, उसमें देखते हैं ना नेट बना होता है, तो उस तरह से नेट बनाती है खून की नसें, ये जो वेन्स होती हैं। तो ये इतना मतलब गुच्छा बना के रखती हैं ये, तो ये एनल कुशंस के अंदर होती हैं। दूसरा इसमें क्या होता है एनल कुशन में, ब्लड वेसल्स जो है बहुत सारी होती है, खून की नसें बहुत एक जैसे जाल सा बना होता है, ऐसे नेट जो है बनाती हैं खून की नसें। लेकिन क्या होता है कि एक तो ये वेन्स होती हैं, वेन्स की जो मांसपेशियां होती है ना, मतलब जो लेयर होती है वो थिन होती है, पतली होती है, और इसीलिए जो है और इसका जो वेन्स का जो डायमीटर होता है, अंदर से जो ओपनिंग होती है वो आर्टरीज के कंपैरिजन ज़्यादा वाइड होती है, बड़ी होती है, तो इस वजह से ये जो है ज़्यादा ब्लड को होल्ड कर सकती हैं जो हमारी वेन्स होती हैं। और वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है, मतलब जो ब्लड जो आगे जाता है, खून जो घूमता है, उसमें जो है हमारे जो आसपास की मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उसका रोल होता है। जब हमारे जो एरियाज है उसमें जो मसल्स है, जो मांसपेशियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से जो वेन्स में है ब्लड फ्लो होता है, मतलब उसकी वजह से ही जो खून है आगे सर्कुलेट होता है, आगे घूमता है। लेकिन जो ये एनल कुशंस होते हैं, जो एनल रीजन होता है, इसमें जो होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो लूज होता है। जैसे कुछ एरियाज में ऐसा होता है ना कि सेल जो है एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, फाइबर्स जो है ऐसे एरियाज में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो एक दूसरे को जोड़ता है, जो टिश्यूज होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो लूज होते हैं, मतलब एक सेल और दूसरे फाइबर के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है खाली जगह होती है और ये लूज होते हैं, ढीले होते हैं। और इसका ड्रॉबैक क्या है, फायदा भी है नुकसान भी है, वो ये कि अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इन जो वेन्स है इसमें ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और लंबे समय तक अगर प्रेशर बना रहता है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से ये ब्लड वेसल्स जो है लटक जाती हैं, मतलब ढीले होके जो ये टिश्यू होता है ब्लड वेसल्स, ये नीचे को झुक जाती है, नीचे को गिर जाती है, जिसको हम नॉर्मली आम भाषा में आपने देखा होगा बवासीर में जो है ये खून जब इसमें इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है खून की नसों में, तो ये इजिली जो है लटक जाती है, जिसको हम आम भाषा में
मस्सा बोल देते हैं। इसलिए बवासीर में डॉक्टर पूछते हैं कि मस्से बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके आसपास का टिश्यू जो है एक तो वो लूज होते हैं, टाइट नहीं होते हैं। दूसरा कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा एज होने के बाद भी, जैसे क्योंकि नॉर्मली होता है कि अगर एज ज़्यादा हो जाती है तो कोलेजन जो है उसकी क्वांटिटी और हीलिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा एज में भी ये पाइल्स वाली प्रॉब्लम जो है जल्दी होती है। जो वेन्स होती हैं जिसमें कि ये ब्लड इकट्ठा होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन ये होता है कि 15 से 20% मतलब 15 टू 20% जो होता है इन वेन्स का ही रोल होता है एनस को यानी कि ओपनिंग को क्लोज करने का। इसको नॉर्मली हम आम भाषा में जहां जहां जो खून की नसें हैं वो जाल बनाती है उसको नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं प्लेक्सिस, साइंस में, ठीक है। ये प्लेक्सिस जो है ये 3 प्लेक्सिस होते हैं और जब पेट पर के निचले हिस्से में कोई भी प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर की वजह से इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ब्लड इकट्ठा हो जाता है और जिसकी वजह से ये एनस को क्लोज करने में, उसको शट डाउन करने में रोल जो है प्ले करते हैं। दूसरा क्या होता है कि इन जो प्लेक्सिस की वजह से, ब्लड वेसल्स की वजह से जो हमारा जो मांसपेशियां हैं, जैसे मैं आपको बताया कि 2 तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हैं। अगर हार्ड स्टूल होता है, सख्त मल होता है, तो जब वो पास आउट होता है, हमारी बॉडी से बाहर जाता है, तो उन मसल्स को इंजरी से बचाती है ये ब्लड वेसल्स, ये प्लेक्सिस जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये ब्लड वेसल्स जो जाल बनाती हैं। अब ये प्लेक्सिस भी हमारे मतलब कि जो ब्लड वेसल्स जो मैंने बताई हैं, एक तो ये ऊपर वाले हिस्से में होती हैं। मतलब अगर हम देखें कि एनल कनाल हमारा 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, तो इसको भी अगर हम अंदर की तरफ से देखें ना इंटरनली, तो इसको भी 2 सेंटीमीटर ऊपर का पोर्शन अलग कर दो और 2 सेंटीमीटर नीचे का। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे का जो 2 सेंटीमीटर वाला एरिया होता है वो होता है डायरेक्टली स्किन से अटैच, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में जो भी आउटर कवरिंग है वो साथ को स्किन ने कवर किया हुआ है ना। और जहाँ जहाँ ओपनिंग्स होती हैं, छिद्र होते हैं, वहाँ वहाँ पर जो है स्किन, जो अंदर से देखा जाए तो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो अंदर की इंटरनल कवरिंग होती है ऑर्गन्स में या बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में, तो उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है म्यूकस को बनाने का, जिसको हम आम भाषा में लार बोल देते हैं, या जैसे ये जो पदार्थ होता है जेल टाइप जो है, लिक्विड जो है रिलीज करती है म्यूकस मेम्ब्रेन। वैसे ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो म्यूकस बनाती हैं वो बनाती तो हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाए, क्योंकि इसके अंदर इम्यून सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो रोगों के खिलाफ लड़ते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं वो उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हमारा एनल कैनाल 4 सेंटीमीटर का होता है तो नीचे का जो 2 सेंटीमीटर एरिया होता है वो होता है स्किन वाला पोर्शन, उसमें स्किन का पोर्शन रहता है। लेकिन ऊपर का जो 2 सेंटीमीटर का एरिया अगर अंदर से देखें तो उसमें होता है म्यूकस मेम्ब्रेन वाला एरिया। और नेचुरल सी बात है कि जो एरिया म्यूकस मेम्ब्रेन वाला होता है वो म्यूकस ही बनाता है। तो जो एनल कनाल होता है, जो गुदा द्वार होता है, ऊपर उसके ऊपर के हिस्से में ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। अगर स्टूल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसको ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है ये म्यूकस, ठीक है। और इसका दूसरा क्या है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसमें पेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो दर्द के जो फाइबर्स होते हैं नर्व्स के, वो मतलब नहीं होते, मतलब नर्व, इसीलिए जो ऐसा होता है नर्व फाइबर्स जो होते हैं पेन के वो ऊपर वाले एरियाज में नहीं है, लेकिन स्किन में बहुत ज़्यादा होते हैं। स्किन में जो पेन है उसके पेन के रिसेप्टर्स हैं, टच के रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर के रिसेप्टर्स हैं, टेम्परेचर है, ये सारा हमें स्किन से जो है बहुत जल्दी से पता चल जाता है और पेन भी स्किन में ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर एनल कनाल के नीचे के हिस्से में पाइल्स होती है, बवासीर होती है, तो वहाँ पर पेन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ऊपर के हिस्से में होती है तो उसमें पेन नहीं होता। इसमें क्या है, इसमें जो ये मैंने आपको बताया है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो प्लेक्सिस होते हैं, ठीक है, जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स का जाल होता है, एक तो होता है ऊपर वाले हिस्से में जो म्यूकस मेम्ब्रेन के एरियाज में आते हैं, जो ऊपर का 2 सेंटीमीटर एरिया होता है उसमें खून की नसों का जाल होता है, ठीक है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है एनल कनाल की उसके बीच में, और जो ये स्फिंक्टर है, मांसपेशी है, इसके बीच में। और जो नीचे का 2 सेंटीमीटर का एरिया होता है उसमें भी जो खून की नसें हैं उसका जाल होता है।
नीचे के जो मैंने बताया है कि 1/3 एरिया में इंटरनल स्फिंक्टर नहीं होता, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और अंदर और बाहर का जो एरिया है वो पूरा जो है स्किन वाला होता है, ठीक है। अब इसमें जो ब्लड इकट्ठा हो सकता है वो ऊपर की खून की नसों में भी हो सकता है, जो ऊपर के 2 सेंटीमीटर गुदाद्वार के जो एरियाज में है, या उन खून की नसों में भी ब्लड इकट्ठा हो सकता है जो नीचे एरिया आता है 2 सेंटीमीटर का स्किन वाले एरिया में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो अगर ऊपर वाले एरिया के जो खून की नसें हैं उसमें खून इकट्ठा होता है, और तो धीरे धीरे करके ब्लड जो है इन वेन्स में इकट्ठा होता रहता है, तो ये बाहर की तरफ को निकलना स्टार्ट हो जाती है खून की नसें। ऐसा क्यों होता है वो मैंने बताया है कि यहाँ पर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा खाली जगह होती है, टाइटली पैक्ड नहीं होते, क्लोजली एक दूसरे से पैक्ड नहीं होता, यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं ढीले होते हैं बीच में से। तो इसीलिए जब ब्लड इसमें लंबे समय तक इकट्ठा होता रहता है तो ये जो गुदाद्वार है उसके अंदर की तरफ को म्यूकस मेम्ब्रेन बाहर को निकलना धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे इसमें ब्लड ज़्यादा इकट्ठा होता है, पेट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो ये बाहर की तरफ को आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऊपर वाले एरियाज में होते हैं तो इसलिए ज़्यादा पेन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पेन के रिसेप्टर्स नहीं हैं। लेकिन अगर यही खून नीचे के 2 सेंटीमीटर एरियाज में इकट्ठा होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्फिंक्टर और जो एनस का मतलब एनस के ऊपर जो रीजन है वहाँ स्किन होती है, तो इसलिए अगर उस एरिया में होता है तो वहाँ पर दर्द ज़्यादा होता है। इसीलिए वहाँ पर जैसे ये ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी तो उसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, और ये जो है बाहर हमें हाथ लगाने से, टच करने से पता चल जाता है, स्वेलिंग उभरा हुआ नज़र आता है। तो इस एरिया में इसीलिए पेन ज़्यादा होता है। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मली जो रेक्टम है और जो एनल कनाल है और एनस जो होता है वो बाहर की ओपनिंग होती है हमारी, जो हमें साफ साफ नज़र आती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया नॉर्मली रेक्टम, एनल कनाल और एनस, क्योंकि अगर आप इसको समझ पाएंगे तभी आप पाइल्स को या बवासीर को समझ सकते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम होती क्या है, ठीक है। रेक्टम हुआ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा वाला हिस्सा। रेक्टम की ड्यूटी होती है फीसिस को स्टोर करना, वेस्ट को स्टोर करना, और जब इसमें फीसिस जो है ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो रेक्टम की वॉल्स एक्सपेंड होती हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से हमें अर्ज होती है, डिजायर होती है स्टूल को पास आउट करने की। और फिर रेक्टम की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं, या उसमें जो गैस बनी होती है, गैस की प्रेशर की वजह से भी जो है मल जो है उसको धक्का मारता है, जिसकी वजह से वो एनल कनाल में एंटर होता है। और जैसे ही रेक्टम की जो मांसपेशियां हैं, मलाशय की जो मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, उसके आसपास की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, गैस का प्रेशर होता है, तो जो एनल कनाल है, जो गुदा द्वार है, उसकी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, खुल जाती हैं, है ना, डिट्रैक्ट हो जाती है, मतलब साइज छोटा हो जाता है। तो उसके बाद जो ये जो स्टूल है ये रेक्टम से निकल के एनल कनाल रीजन में आ जाता है गुदा द्वार में। और ये जैसे कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है जो बाहरी मांसपेशी होती है, इंटरनल स्फिंक्टर होता है जो अंदर की मांसपेशी होती है, जो एनल कुशंस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो वेन्स होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये सब मिलकर रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से आपकी एनस की ओपनिंग ओपन होती है और जो स्टूल है बॉडी से बाहर जाता है, ठीक है। और इसी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की वजह से आपको कॉन्शियसनेस भी होती है कि हाँ मुझे स्टूल जो है वो बॉडी से बाहर जा रहा है। ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की वजह से ही होता है, क्योंकि उसमें नर्व फाइबर्स होते हैं। तो ये मैंने भी आपको नॉर्मल बताया है। अब मैं आपको बताऊंगी पाइल्स के बारे में। पाइल्स, जिसको कि हिमोरॉइड्स भी कहा जाता है, बवासीर भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, एनलार्जमेंट ऑफ द वेन्स ऑफ द रेक्टम एंड एनल कनाल। मतलब जो गुदा द्वार की मलाशय की जो खून की नसें हैं उसमें सूजन हो जाना, उनका साइज इंक्रीज हो जाना, उसको पाइल्स कहा जाता है। इसका सबसे मेन कारण जो होता है वो होता है पेट के निचले हिस्से पर ज़्यादा प्रेशर पड़ना। अब प्रेशर पड़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन होता है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज, पेट साफ ना होना, लंबे समय तक वॉशरूम में सीट में बैठे रहना, और प्रेशर लगाना, और मोशन पास करते टाइम, मतलब मल त्याग करते समय लंबे समय तक जो है बैठे रहना और जोर लगाते रहना। इसके अलावा प्रेगनेंसी है, नॉर्मल डिलीवरी है, मोटापा है, या असाइटस जैसे पेट में पानी भर जाता है जिसकी वजह से पेट के निचले हिस्से का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है,
या लंबे समय तक किसी को खांसी होती है, क्रॉनिक कफ होता है, या भारी वजन उठाना, बहुत ज़्यादा भारी वजन अगर कुछ लोग उठाते हैं तो पेट पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, या लंबे समय तक खड़े रहने की किसी की जॉब होती है, या लंबे टाइम तक बैठे रहने की, और जो लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लंबे समय तक गैस बनी रहती है पेट में, स्मोकिंग करते हैं, तो ये सब जो कारण होते हैं पाइल्स के मेन होते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड की नसें होती हैं खून की, जो वेन्स होती हैं, जो कि गुदा द्वार के आसपास होती हैं, इसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि खून की नसें जो हैं ऊपर वाला जो गुदा द्वार होता है उसमें होती हैं और नीचे के हिस्से में होती हैं। मतलब एनल कनाल अगर 4 सेंटीमीटर का होता है तो ऊपर के 2 सेंटीमीटर एरिया जो होता है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि म्यूकस बनाती है। मतलब ऊपर का जो एनल कनाल का हिस्सा है उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस बनाते हैं, जिसको हम लार कह देते हैं, धात भी कह देते हैं, ठीक है। एक लिक्विड सब्सटेंस जो ये बनाती है। और नीचे का 2 सेंटीमीटर एरिया होता है वो अंदर बाहर से स्किन वाला एरिया होता है। तो खून की नसें ऊपर वाले एरिया में भी सप्लाई करती हैं जो जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और जो खून की नसें नीचे वाले एरिया में सप्लाई करती हैं जहाँ पर स्किन होती है। तो इसीलिए बवासीर को 2 टाइप्स का कहा जाता है, इंटरनल हेमोरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। एक्चुअली जो ये नसों का गुच्छा होता है, जो ब्लड वेसल्स नेट बनाती हैं, इसी को ही हेमोरॉइड कहा जाता है। तो ये जो होता है इसी की जब एनलार्जमेंट होती है तो इसी को हेमोरॉइड से पाइल्स बोल दिया जाता है। ऊपर वाले अगर जो खून की नसें होती हैं उसमें स्वेलिंग हो जाएगी तो होगा इंटरनल हेमोरॉइड, और अगर नीचे की नसें होती हैं तो वो होगा एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। इंटरनल मैं बता चुकी हूँ कि ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें पेन के रिसेप्टर्स नहीं होते, इसलिए अगर वहाँ पर पाइल स्टार्ट होती है तो उसमें सिम्टम्स हमें एकदम से नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, वो जो एरिया होता है वो सेंसिटिव नहीं होता। और प्रेशर की वजह से जो वेन्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, इसमें खून जो है इकट्ठा होता रहता है। और वेन्स में जो होता है गंदा खून इकट्ठा होता है, आर्टरीज में हमेशा साफ ब्लड होता है, लेकिन इस एरियाज पे जो होती हैं सारी वेन्स होती हैं। और वेन्स के आसपास जो लेयर होती है वो मसल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, और मसल्स जो है कम होती हैं आर्टरीज के मुकाबले। वेन्स में जो ब्लड आगे फ्लो होता है वो मांसपेशियों के सिकुड़ने की वजह से ही होता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तो ब्लड जो है वेन्स में आगे फ्लो होता है। लेकिन जो एनल रीजन होता है इसकी जो मांसपेशियां होती है वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में ही रहती हैं। और यहाँ के आसपास का मैं आपको बता चुकी हूँ कि टिश्यूज जो होते हैं वो लूज होते हैं, ढीले होते हैं, जिसकी वजह से जब भी यहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो ब्लड जो है इन ब्लड वेसल्स में, वेन्स में इकट्ठा हो जाता है, और आसपास लूज टिश्यू के होने की वजह से ये लटक जाती हैं, मतलब स्वेल, जो कि हमें एक गांठ की तरह, लंप की तरह जो है फील होता है। और अगर लंबे समय तक जो कारण है बवासीर होने का और जो प्रेशर है लोअर एब्डोमेन पे, पेट पर, वो ज़्यादा ही रहता है तो ये धीरे धीरे करके और ज़्यादा जो है इसमें ब्लड इकट्ठा होता रहता है और ये सूजन आती रहती है। और इसकी वजह से जो है फिर ये स्वेलिंग ज़्यादा होने की वजह से पहले ये छोटा सा लंप होता है, फिर ये नोड्यूल बन जाता है और फिर लटकने स्टार्ट होता है, प्रोलैप्स हो जाता है। स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, फर्स्ट स्टेज में तो क्योंकि हल्का हल्का जो है लंप है लेकिन वो हमें फील नहीं होता, वो प्रोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड स्टेज में ऐसा भी होता है कि ये जो मस्से हैं ये बाहर को, जैसे हम बैठते हैं कई बार प्रेशर पड़ता है पेट के निचले हिस्से पे तो ये बाहर को आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम जैसे मान लो एक्स्ट्रा उस प्रेशर को हटाते हैं तो ये मस्से वापस जो है ऑटोमेटिक अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। और एक अगर ये ही प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहती है तो ये मस्से जो है परमानेंट बाहर रहते हैं, मान लीजिए, ठीक है, चाहे हम बैठे या ना बैठे, खड़े रहें, प्रेशर पड़े या ना पड़े, ये परमानेंटली जो है बाहर ही होते हैं। और जब भी हम फीसिस पास आउट करते हैं बॉडी से या स्टूल के लिए जाते हैं तो स्टूल करते टाइम ये बाहर आ जाते हैं और फिर इनको जो है अंदर करना पड़ता है। और एक स्टेज ऐसी आती है परमानेंटली बाहर ही रहते हैं, चाहे आप स्टूल पास करो या ना करो। अब इसकी वजह से क्या होता है, और एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल जो है बाहर स्किन के साथ अटैच होती है, तो जैसे ही यहाँ पर
स्वेलिंग होना स्टार्ट होती है तो हमें जो है पेन जो है इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो एरिया होता है स्किन के साथ अटैच होता है और स्किन का एरिया पेन को लेकर, टच को लेकर, प्रेशर को लेकर, टेम्परेचर को लेकर सेंसिटिव होता है। अब इसमें होता क्या है, जब ये ब्लड वेसल्स जो है इसमें ब्लड भर जाता है ना, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो है एनस को क्लोज करने में जो है रोल प्ले करती हैं। मतलब 15 to 20% जो कंट्रीब्यूशन होता है एनस को शट डाउन करने का, क्लोज करने का, वो इन वेन्स का ही होता है। लेकिन जब इसमें पाइल्स होती है, मतलब इसमें स्वेलिंग या एनलार्जमेंट होती है, तो जो ऊपर का जो एरिया होता है, जो एनल रीजन का म्यूकस वाला एरिया होता है, तो मैंने बताया था उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस को रिलीज करते हैं। तो इसकी वजह से, स्वेलिंग की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और इन्फ्लामेशन जब होती है तो म्यूकस जो है ज़्यादा रिलीज करता है एनल कैनाल का ऊपर वाला एरिया कई बार, और यही म्यूकस जो है थोड़ा थोड़ा लीक होकर जब एनल रीजन जो एनस है वहाँ पे टच होता है, तो उसी की वजह से जो है खारिश की फीलिंग आती है। जब भी आपको पाइल्स तो डॉक्टर पूछते हैं ना, खारिश है, दर्द है, जलन है, ब्लड आता है, तो वो इसीलिए पूछते हैं, उसे पता चल जाता है कि कौन सी वाली पाइल्स है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, और वो किस लेवल तक है। क्योंकि जब म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होगा, वो म्यूकस थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहता है, जो कि इचिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जब इसमें इन्फ्लामेशन होती है तो रेडनेस तो होती है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि जहाँ इन्फ्लामेशन होगी वहाँ रेडनेस भी होगी, और वहाँ पर थोड़ी सी बर्निंग भी होगी, पेन भी होगी, लॉस ऑफ फंक्शन भी होगा। और इसमें ये भी होता है कि धीरे धीरे करके जो एनल रीजन, जो एनस है, वो प्रॉपरली क्लोज होता था, लेकिन वो प्रॉपर क्लोज नहीं होता है, तो कई बार लीकेज भी होना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये मस्से बार को लटकते हैं, जो ब्लड इसमें इकट्ठा हो जाता है, इस एरिया में ब्लड की सप्लाई जो है बंद हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है, मतलब इस अगर ये लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि वेन्स में गंदा ब्लड होता है, एक तो पहली बात तो मैंने बता रखा है आपको। और इसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं, और अगर इसमें ब्लॉकेज बन जाता है, कोई क्लॉट बन जाता है, या जो ये मस्सा लटक रहा होता है वहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो फिर जो है बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। तो ये जो मतलब ब्लड वेसल्स हैं, मतलब मेन रोल जो है इसी का ही है, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। ऐसा भी होता है कि जो मांसपेशियाँ होती है, जो मसल्स होती हैं, वो वीक होती हैं। और इसमें एक ये भी चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि वेन्स है, वेन्स से ब्लड इकट्ठा हो रहा है और वेन्स से ब्लड आगे नहीं जा रहा, लेकिन पीछे से तो आ रहा है आर्टरी में से ब्लड, लेकिन आगे जो है वेन्स जो है, मतलब आगे को ब्लड जो है फ्लो नहीं कर रहा, तो ऐसे में भी जो है ब्लड जो है ज़्यादा इकट्ठा होता है यहाँ के एरियाज़ के आसपास में। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ठीक होने वाली नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत ईजिली विद मेडिसिन ईजिली इसे ठीक हो जाती है, चाहे जितना मर्जी सीवियर पाइल हो, फर्स्ट डिग्री हो, सेकंड हो, थर्ड और फोर हो, बट ये बहुत ही आराम से ठीक होने वाली प्रॉब्लम है ईजिली। अब इसमें लक्षण क्या होंगे पाइल्स में, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि खारिश है, दर्द है, जलन है, पेन है, और इसमें स्वेलिंग फील होती है, एनल रीजन में भारीपन लगता है, ब्लड आता है, ब्लड की वजह से ही एनीमिया हो जाता है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे स्वेलिंग होगी, जब ब्लड वेसल्स की स्वेलिंग होगी और वो बाहर को ब्लड जो वेसल्स हैं वो एलार्ज होंगे और वो लटकना स्टार्ट कर देंगे, प्रोलैप्स होना स्टार्ट कर देंगी, तो नेचुरल सी बात है कि उसके आसपास जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो मसल्स के फाइबर हैं, जो मसल्स के फाइबर है वो भी डिसइंटीग्रेट होंगे, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगी, सूजन होगी। अगर इन्फ्लामेशन होगी बॉडी में, सूजन होगी, तो नेचुरल सी बात है कि हमारी बॉडी उसको हील भी करेगी, और कोलेजन फाइबर का जो है वो मेन रोल रहता है उसको हील करने के लिए। और अगर एज ज़्यादा है तो हीलिंग प्रोसेस वो धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि ऐसी एज में कोलेजन फाइबर्स की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती हैं, ठीक है। और खारिश क्यों होगी वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि म्यूकस जो है वो जो गुदाद्वार का ऊपर का हिस्सा है जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें ग्लैंड्स होते हैं, वो म्यूकस को रिलीज करते हैं, जो कि फीसिस को ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है। और जब स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स म्यूकस ज़्यादा बनाती है, और इसी म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से उस एरियाज में आसपास जो है खारिश फील होती है। और जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पर दर्द होगा, सूजन होगी, और ब्लीडिंग जो होती है, जो खून की नसें होती हैं जो ये लटकती है नीचे, लंप बन जाता है, मतलब
गुदद्वार की जो अंदर की जो पाइप होती है उसके अंदर की तरफ को वो मस्से लटक जाते हैं, और अगर स्टूल वहाँ से पास होता है, फीसिस जो वेस्ट है बॉडी का, जब भी वो वहाँ से पास आउट होता है, निकलता है, तो वो जो है उसके ऊपर खरोच डालता है, स्क्रैच, जिसकी वजह से जो है ब्लीडिंग होती है। और इसका वही बताया मैंने कि सबसे पहले रीज़न कॉन्स्टिपेशन है, अगर हार्ड स्टूल होगा तो ब्लीडिंग होगी। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हार्ड स्टूल की वजह से जो एनल रीजन है, जो एनस है, जो ओपनिंग है ना, जो छिद्र है, उसमें क्रैक पड़ जाता है। जैसे हमारी स्किन में कट लग जाता है ना, कई बार आपने देखा ड्राइनेस हो जाती है तो स्किन में कट्स पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से जो एनल रीजन है, मतलब एनस है, उस पे जो है क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब हम स्टूल पास करते हैं, ठीक है, तो उसमें पेन स्टूल पास करते टाइम ही होगा और ब्लड जो है बहुत ही कम होगा क्वांटिटी। लेकिन अगर जो ये पाइल्स में जो स्वेलिंग है, अगर उसकी वजह से होगा तो उसमें ब्लड ज़्यादा होगा और पेन कम होगा। तो ये जो है सिम्टम्स है, बर्निंग का भी होने का यही रीज़न है, जलन होने का। जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से ही वहाँ पे जलन होती है, म्यूकस आता है, ब्लड आता है। तो ये थे इसके लक्षण। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका मेन कारण कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है, आपका एक्सरसाइज ना करना है, लंबे समय तक बैठे रहना है, लंबे समय तक पेट के निचले हिस्से पर प्रेशर पड़ना है। तो अगर आप इन सारे कारणों को अवॉइड करें तो नेचुरल सी बात है कि पाइल्स में रिलीफ हो ही जाएगा। और वैसे भी ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बड़ी ईजिली, बड़ी आराम से कुछ ही दिनों में जो है ठीक हो जाती है। और आपको इसके लिए जो है अपना लाइफस्टाइल और डाइट तो खैर चेंज करना ही पड़ता है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।